चार्ट को समझने से पहले आइए समझते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि एससीसी यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है एंड सडन इसमें वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। क्यों एक बड़े इन्वेस्टर मिस्टर मुकुल अग्रवाल ने एससीसी में हाल ही में इन्वेस्ट किया है। रीजन बेइंग कि जब भी एक कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी से गुजरती है तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस मार्केट में निकलते हैं। तो हमें पूरी रिसर्च करनी है कि ये जो फैक्ट्स मार्केट में निकल के आ रहे हैं क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है और नहीं। फैक्ट फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट ये समझते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि एससीसी यहाँ से एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रहा है। देखिए आज की डेट में इंडिया न्यूक्लियर कैपेसिटी 8 गीगावाट है एंड 2047 तक इसको 100 गीगावाट करने का टारगेट रखा गया है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि आज की डेट में जितना भी न्यूक्लियर कैपेसिटी बना है उसका 60% कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन एससीसी ने किया है। एंड 8 गीगावाट से 100 गीगावाट जाना यानी कि 12 टाइम्स इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो सिंपल सा मतलब है कि एससीसी के सामने एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स ओपन है एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी हर कोशिश करेगा। रीजन भी कि ईरान यूएस वॉर से इंडिया को ये तो समझ में आ गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी कितना जरूरी है देश के लिए। सेकंड पॉइंट, एचसीसी को आज की डेट में वैल्यूएशंस इसलिए नहीं मिले थे। रीजन भी कि हमेशा से ये बोला गया कि एचसीसी के पास में हाई डेट है एंड इस डेट को रिपेमेंट करने के लिए कंपनी को अपनी एसेट भी बेचनी पड़ सकती है। अब एक बार नंबर ध्यान से सुनना। मार्च 2015 में एचसीसी के पास में 12,000 करोड़ रुपीस का ट्रेड था एंड इसका रिजर्व सरप्लस 460 करोड़ था एंड ये कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग एंटिटी थी। बट आज मार्च 2026 के अंदर यानी कि 11 सालों बाद में ये 12,000 करोड़ का ट्रेड घट कर रह जाता है 1,090 करोड़ रुपए। रिजर्व सरप्लस 460 करोड़ से 4 गुना बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 2,000 करोड़ के आसपास में आ जाता है एंड कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाती है यानी कि कंप्लीटली टर्न अराउंड। ये टर्न अराउंड आपको मैनेजमेंट कमेंट्री में भी दिखेगी। मई 2026 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उठाकर देखना। इसमें क्लियर बोला गया है कि एचसीसी फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंप्लीट डीलेवरेजिंग की तरफ जा रही यानी कि नेट जीरो। तो प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दिया गया। अनदर बड़ा रीजन इसको वैल्यूएशंस नहीं देने का था कि एचसीसी का बिजनेस साइक्लिकल बिजनेस है यानी कि गवर्नमेंट जिस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करती है उस बजट में एचसीसी का ऑर्डर रेवेन्यू बढ़ता है एंड जिस बजट में गवर्नमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाती है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड कम करती है उस बजट में एचसीसी का रेवेन्यू डिक्लाइन मोड में जाता है। यह फैक्ट करेक्ट है। बट एक बार ध्यान से देखिए एचसीसी मेजरली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। फर्स्ट सेगमेंट है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया। सेकंड है हाईवेज एंड टनल कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड है हाइड्रो पावर कैपेसिटी में। तो एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा स्टेप ये भी है कि आप अपनी पावर कैपेसिटी को सिक्योर करो। रीजन में कि अगर एआई आता है डाटा सेंटर्स आते हैं सेमीकंडक्टर में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हाई फोकस जा रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का रिन्यूअल कैपेसिटी की ओर पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड एसएससी वहां पर भी एक मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंडली जिस तरीके से मिस्टर नितिन गडकरी जी हाईवेज एंड टनल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर भी एससीसी अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। एंड लास्ट थिंग ये समझते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट में सडन इंक्रीज क्यों देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम सडनली अप क्यों हो रहे हैं एंड क्यों मिस्टर मुकुल अग्रवाल जी एक बहुत बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक मार्केट पंथ। चार्ट को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि मैंने रिसेंटली एचसीसी के अंदर नीचे के लेवल पे बाइंग किया एंड अगर इसमें नीचे के लेवल्स मिलते हैं एंड वहां से वापस टर्न अराउंड होता है जो मैं अभी आपको चार्ट पे समझाने वाला हूं तो मैं यहाँ पर फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी आपको बताता हूँ। ये मई 2026 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है एंड सी मैनेजमेंट ने क्या बोला है। रोबस्ट बिड पाइपलाइन बिड्स अंडर इवोल्यूशन 25,760 करोड़ रुपीस की सबमिशन प्लान फॉर Q1 2027 यानी कि अप्रैल मई जून के लिए 43,800 करोड़ रुपए का ये अभी उनका सबमिशन प्लान है। बट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां से ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता है वो सब सेकेंडरी बात है। बट मार्केट एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट। चलिए अब चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एचसीसी का मंथली चार्ट फ्रेम ओपन कर लिया एंड जो ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है दैट इज 200 डेज का ईएमए। यू कैन सी कि जब भी ये 200 डेज ईएमए के ऊपर क्लोज देता है तो वहां से इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। बट इशू इज कि ये रैली हर बार मार्केट में फिजल आउट हो जाती है। तो मल्टी डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या चांसेस है कि इस बार की रैली है वो ज्यादा सस्टेनेबल होगी और लास्ट टाइम की तरह ये इस बार फिजल आउट नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश। देखिए मैंने आपके लिए एक लेवल मार्क किया दैट इज 35-36 रुपीज का लेवल। ये वो लेवल है जहां से हर बार रैली है वो फिजल आउट होके आ रही है। पास्ट में भी जब इस लेवल को ब्रेक किया गया था उससे पहले
एक बार सेलर ने पूरा कोशिश किया था इस रैली को फिजल आउट करने के लिए, बट बायर वॉल्यूम के साथ में आए एंड इस लेवल को ब्रेक कर दिया। बट पॉइंट अगेन सेम है, जब यहाँ से फर्स्ट पुलबैक आया तो 3 से 4 महीने यहाँ पर देखिए फाइट हुई थी इस लेवल के ऊपर क्लोज देने के लिए। फिक तो बने बट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, और उसके बाद में एक शार्प फॉल नजर आया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है वो है 35-36 रुपीज का लेवल, जहां पर सेलर घात लगाए बैठे हैं कि एक बार भाई हमारे पास में आए और हम उसको पूरा नीचे की ओर धकेल देंगे। इस बार 36 रुपीज का लेवल बहुत अच्छे लेवल से ब्रेक होने वाला है। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। तो एससीसी का मैंने यहाँ वीकली चार्ट ओपन कर लिया है, एंड एक पर्टिकुलर जोन है वो मैंने मार्क किया है। दैट जोन इज बेसिकली 20 रुपीज से 25 रुपीज का लेवल। ये जोन पे कंटिन्यूसली बायर और सेलर में एक अच्छी खासी फाइट हुई है। एक बार इस जोन का ब्रेकडाउन आया तो इस जोन ने रेसिस्टेंस का काम किया, एंड देन यहाँ पर एक शार्प फॉल देखने को मिला था। एंड ये जो जोन था, ये जोन है 200 डेज ईएमए के आसपास का, यानी कि 200 डेज 22-23 के आसपास में जा रहा था। तो वहां से 2 रुपए नीचे और 2 रुपए पर 20 से 25 रुपए के आसपास का ये पर्टिकुलर जोन। इस बार भी जब ये इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो सेलर पूरी कोशिश करते हैं इस लेवल से वापस इसको नीचे की ओर धकेलने के लिए, बट बायर विथ वॉल्यूम्स आता है एंड इसको ऊपर की ओर बुलिश इनकल्फिंग कैंडल के साथ में पुश करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये इतना बड़ा फॉल आया और जब ये पूरा आपको कंसोलिडेशन दिख रहा था, बायर सेलर में फाइट चल रही थी, तो यहाँ पर कहीं पर भी वॉल्यूम्स नहीं थे। केवल एक बार यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स आते हुए दिखे होंगे। पर जब ये नीचे से ऊपर की ओर इस बार रैली कर रहा है तो वहां पर वॉल्यूम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक बड़ा रेसिस्टेंस जोन था, वो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। सेकेंडली, अगर इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे तो दिस इज रिवर्स हेड एंड शोल्डर। देखिए ये फर्स्ट शोल्डर, देन ये हेड, एंड दिस इज सेकंड शोल्डर। तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ ब्रेकआउट है। एंड टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो जितना बड़ा आपका ये हेड का गैप रहता है उतना बड़ा आपका टारगेट रहता है। तो ये हेड का गैप 25 रुपीज से 13-14 रुपीज के आसपास में, यानी कि 10 से 11 रुपए का आपका यहाँ से टारगेट हो सकता है। दैट इज 25 से 10 से 11 रुपए आता है 35-36 रुपीज। और ये टेक्निकल लेवल से टारगेट आ रहे हैं, और हमने पहले से ही मार्क कर लिया कि 35-36 पे सेलर बैठे हुए हैं। तो आप चाहे टेक्निकली बात करो या चार्ट वगैरह आप साइकोलॉजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करोगे तो आपके टारगेट सेम ही आएंगे। और भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो इसका आरएसआई उठा के देख लो। मैंने आरएसआई इसका देखा नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि इसका आरएसआई बुलिश होगा। अब आरएसआई बुलिश क्यों होगा? क्योंकि चार्ट अप ट्रेंडिंग के अंदर है, चार्ट एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है, नीचे में 200 डेज के आसपास में अच्छा खासा बेस बना के ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने आरएसआई ओपन कर लिया, एंड यू कैन सी कि आरएसआई वीकली चार्ट पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग के अंदर है, और आरएसआई में भी जो ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था उसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार इसको मंथली बेसिस चार्ट पर भी आरएसआई को समझने की कोशिश करती है। ये देखिए यह मंथली बेसिस का चार्ट है, एंड जब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया था, जिस लेवल से ये डाउन ट्रेंड आया था उसका आपको एक ब्रेकआउट दिखता हुआ यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गए। चीजों को बहुत इजी रखते हैं। किसी भी टर्न अराउंड स्टोरी के लिए हमारे पास में रिसर्च होनी चाहिए, और हमारी रिसर्च बोलती है कि फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का होना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, एंड इंडिया इस ओर पुश कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये भी बताता हूँ कि इंडिया वर्ल्ड का 6 अप्रैल 2026 को सेकंड ऐसा कंट्री हो गया रशिया के बाद में जो न्यूक्लियर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट करने वाला देश है। एंड सेकेंडली, शांति एक्ट के अंतर्गत इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑन एंड ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर दिया। तो कमिंग टू द टर्न अराउंड स्टोरी ओनली, तो आपके पास में एक रिसर्च होनी चाहिए। हमारी रिसर्च क्लियर बोलती है जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रहा है वहां पर मल्टी टिकेट अपॉर्चुनिटी है। जो सेकेंडली, वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, चार्ट बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती। एक बार जब ये 36 रुपीज के आसपास में आएगा तो आप इसको इमेजिन करो कि क्या स्टोरी बिल्ड होगी। 36 रुपीज के आसपास में इससे पहले कब आया था? 2010 के अंदर, यानी कि 16 ईयर्स के बाद में ये 36 रुपीज के आसपास में आएगा। और 36 रुपीज वो लेवल है जो मल्टीपल टाइम ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। तो 16 ईयर्स के बाद में मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होने वाले लेवल पे ये आएगा। तो फिर अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन के साथ में, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इस लेवल को ब्रेक भी करेगा। और तब मार्केट में आप स्टोरी देखोगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट, 16 ईयर्स का ब्रेकआउट, ट्विटर पे आप ट्वीट देखोगे। तो ये सब कुछ आप पहले से प्लान करके बैठे हो। इस टाइम आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से
प्लानिंग की हुई चीजों पे काम किया जाता है। एंड आपको उस समय कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी ट्वीट देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ आपने पास्ट में ही प्लान कर रखा है। आप सोच के देखिए, ये 36 रुपीज के आसपास में जैसा हमने प्लान किया और टेक्निकल इंडिकेटर्स हमको बता रहे कि आ जाएगा, तो 36 रुपीज के आसपास में आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन हो जाएगा। और जब इस 16 ईयर्स के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आएगा तो कितना बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए, यही कंप्लीटली मेरा प्लान है। और ये स्टोरी आपको देखना 36 रुपीज के आसपास में आने के बाद में यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिलेगी। वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपका एसएससी को लेकर क्या व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।